कैसा होना चाहिए आज का नेता। आइए एजेंडा आज तक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल का, जो अपनी बात रखेंगे। आपने गांधी जी की बात की, नेहरू की बात की और उनकी तुलना आज के नेताओं से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो गांधी जी के सामने जो चुनौतियां थी वो बिल्कुल अलग थी और उस समय हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और हम कोई भी सत्ता में नहीं था। आज 60 वर्षों के बाद जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो बिल्कुल अलग है और मैं समझता हूं कि जो सवाल आप पूछ रहे हो उसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जब मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाता हूं तो एक अगर गरीब आदमी किसी झुग्गी झोंपड़ी में रहता है जिसको पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, वो अपने नेता को एक अलग नजर से देखता है कि उसका नेता कैसा होना चाहिए कि जो उसको पानी दिला सके, शौचालय की सुविधा दिला सके, अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिली तो टेलीफोन करके एडमिशन दिला सके। अगर आप लोअर मिडिल क्लास की बात करो तो उनका अलग नजरिया है, फिर आप मिडिल क्लास की बात करो उनका अलग नजरिया है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी मेरे क्षेत्र में रहती है उसका अलग नजरिया है। और जब आपको इलेक्शन लड़ना होता है तो उनके नजरिए बिना आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं आपको उनकी बात माननी पड़ती है और उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि और ये जो ड्राइंग रूम में मिडिल क्लास लोग बैठते हैं उनका अलग नजरिया है, यहां की जो यहां भी लोग जो बैठे हुए हैं उनका अलग नजरिया है। तो लेकिन एक बात जरूर है कि किसी भी नेता को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि अगले 10-20 साल में हिंदुस्तान की शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, हमने हिंदुस्तान को कहां ले जाना है। और अक्सर होता है कि हम अपने नजरिए से उस हिंदुस्तान को देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने युवाओं के नजरिए से हिंदुस्तान को देखें तो मैं समझता हूं कि हम उन निर्णय पे पहुंच सकते हैं जो हिंदुस्तान को वाकई में आगे ले जाए। लेकिन जो हमारी आज की राजनीति है वो इतनी डिवाइसिव राजनीति हो गई है कि ये संभव ही नहीं है। तो हमें कुछ मुद्दों पे उठकर, राजनीति से उठकर सर्वसहमति के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता और ये ऐसा मंच भी नहीं है जहां हमें किसी का नाम भी लें। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है कि आप किसी का नाम लें, क्योंकि नाम लेना शुरू करें तो फिर उसका अंत नहीं होगा। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में कड़वापन आ गया है, कठोरता आ गई है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमें सबको खास तौर पे शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, जहां कोई राजनीति का मैं समझता हूं जगह ही नहीं है, जब तक उन खास मुद्दों पे जो देश की बुनियाद हो सकते हैं उन पे हम सर्वसहमति से साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि जो आधुनिक भारत है उसका हम बहुत नुकसान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिब्बल साहब, आपने आज के नेता की तमाम मजबूरियां गिनाई। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए जेटली जी कि आज की तारीख में आदर्श नेता बनना असंभव है, ईमानदारी से, असूलों से, विचारधारा से काम करना मुमकिन नहीं? क्या राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि यहां पर संभव ही नहीं है, तंत्र में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि संभव ही नहीं है कि कोई ईमानदार आदर्श नेता भारत को? मैंने तो ये बात नहीं कही। आपने मजबूरियां गिनाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि संभव नहीं है कि आपने कहा कि लोगों की उम्मीदें हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीदें आप पैसे देन चले। मैंने तो ये तो नहीं कहा, तो आप कह रहे हैं, तो आपको ऐसा मतलब भी नहीं निकालना चाहिए। आप एंकर हैं, एक बड़ी चैनल के एंकर हैं,
जो मैंने कहा है वो जेटली जी ने सुना है, तो उनको जवाब देने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं जेटली जी से कि क्या आज की तारीख में आपके हिसाब से आदर्श नेता बनना असंभव है? देखिए, इसके मापदंड बहुत कठिन हो गए हैं। जो कपिल से भी आपने प्रश्न पूछा, अगर इसकी वास्तविकता देखें तो सन 91 के बाद जो बड़े बहुमत, बड़े नेता लाने की क्षमता रखते थे, देश की राजनीति में जो बिखराव आया है वो अब संभव नहीं। और यही कारण है कि हर पीढ़ी राजनीति में आपको अपनी पहले वाली पीढ़ी के गुण की याद दिलाती है। सन 91 के बाद मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी चुनाव में अपनी ताकत पर बहुमत नहीं मिला। पहले 300 और 400 सीट लेने वाला नेता पूरे देश की छवि उसकी ऐसी होती थी, उसका प्रतिनिधि बन जाता था। राजनीतिक दलों के ढांचों में एक परिवर्तन आया है, राजनीति के स्तर में परिवर्तन आया है। कुछ ऐसे आधार हैं राजनीति में जो इतने बढ़ गए जिसकी वजह से नेता बनने का आधार एकदम बदल गया। आज क्राइटेरिया मेरिट नहीं रहा, आज क्राइटेरिया आइडियोलॉजी नहीं रहा, आज क्राइटेरिया इंटेग्रिटी नहीं रहा। आज क्राइटेरिया बन गया आप किस परिवार से आते हो, आपका सरनेम क्या है, आप किस सामाजिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हो, तो आपकी बेस उसके आधार पर बनती है कि नहीं बनती। पिछले 2 दशकों में ये जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से जो पहले राजनीति के अंदर ये संभावनाएं होती थी कि बड़े बहुमत आते थे, बड़े नेता आते थे, वो संभव नहीं रहा। ये कहना कि राजनीति में ईमानदार रह पाना संभव नहीं है, मैं इसको बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। कपिल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी ये नहीं कहा। आज भी बहुत लोग हैं राजनीति में जिन्होंने व्यक्तिगत त्याग किए हैं और वो ईमानदारी से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि जो लोग ईमानदारी से राजनीति नहीं करते उनको भी मतदाता वोट दे देता है। और इसलिए केवल यह कहना कि राजनीतिक दलों में परेशानी है या राजनीतिक नेताओं में परेशानी है, इस देश की राजनीति के ढांचे के बारे में इसलिए चिंतन करना आवश्यक होता। पिछला नहीं, इससे पिछला चुनाव जो था यूपी में, उसमें बहुत अधिक राजनीतिक दलों ने माफियाज को टिकट नहीं दिया। बहुत बड़ा वर्ग था, निर्दलीय लड़के जीत आए, मतदाता फिर भी उनके साथ था। सोशल सैंक्शन इस प्रकार के उम्मीदवारों के साथ जब पार्टियों का समर्थन नहीं भी होता तो कुछ राज्यों में उनके साथ मिल जाता है। इसलिए राजनीति का जो ढांचा है उसमें जो एक करवट बदली है, इसके ऊपर चिंतन करना भी आवश्यक है। जेटली साहब ने भी कहा कि देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, बहुमत नहीं मिल रहा है पार्टियों को, तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए येचुरी साहब कि आगे चलकर भी ऐसा ही रहेगा, चीजें बद से बदतर होंगी, या आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि बदलेगी राजनीति और नेता उभरेंगे जो कि आदर्श नेता कहलाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद है, इसलिए तो राजनीति में है। उम्मीद की वजह से तो राजनीति में है कि हम बदलेंगे और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे। देखिए, देश का नेता कैसा हो, आपने गांधी जी का नाम लिया, अंबेडकर का नाम लिया, लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे जिनका नाम आप नहीं ले रहे हो आज। तो आज के भी राजनीतिक नेताओं में से ऐसे लोग होंगे जिनके नाम आगे लिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका नाम आपने लिया, मतलब उस तरीके की परिवर्तन भी जो आई राजनीति में, वो एक नकारात्मक परिवर्तन है जिसको हटाने की कोशिश में सब लगे। अब देश का नेता कैसा हो ये निर्भर करेगा उनकी राजनीति पर। देश को बदलना है, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाना है, इसमें किसी में अलग राय नहीं होगी, लेकिन कैसे बदलोगे, कैसा वो हासिल करोगे, वो दृष्टिकोण जब होगा उसके आधार पर एक राजनीतिक व्यक्तित्व का आप जो है आंकलन कर सकते हो। तो पहली बात तो राजनीति। दूसरी बात आपकी है कि राजनीति में आए क्यों? अगर समाज सेवा है, उद्देश्य है कि बेहतर समाज बनाए, बेहतर हिंदुस्तान बनाए, बेहतर देश बनाए, तो वो होंगे देश के नेता। लेकिन अगर आप राजनीति में आए हो परिवार की वजह से या बिजनेस की वजह से या आपके
मतलब मसल पावर और मनी पावर के आधार पर, तब उद्देश्य अलग है राजनीति। तो देश का नेता ऐसा होना चाहिए जिसका उद्देश्य के अंदर कोई इस तरीके की खामियां ना हो और वो देश को बदले एक बेहतर। तो परिस्थिति बदलेगी, जरूर बदलेगी, और उसी तरफ हम जा रहे हैं, और इसलिए बदलेगी परिस्थिति। और मेरी कॉन्फिडेंस उसके अंदर इस वजह से है कि आज हमारे देश के अंदर 54% हमारे देश की आबादी 25 साल की उम्र से कम। ये नौजवान है जो देख रहा है कि एक हिंदुस्तान के अंदर ये मौके को और विस्तार करें और हम विकास करें, और उनके अंदर क्षमता है। आज सिलिकॉन वैली हो या आपका सर्न लेबोरेटरी हो, इन सब चीजों में आप देखेंगे भारत का नौजवान जो है वो लीडिंग पोजीशन में है। सो दुनिया की नॉलेज सोसाइटी को हम लीड कर रहे हैं। ये झगड़ा हमारी कपिल सिब्बल साहब के साथ ही कि हायर एजुकेशन को और विस्तार करिए, तो दुनिया के अंदर भारत की नेतृत्व को कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे अंदर वो क्षमता है, वो हासिल कैसे करें, सवाल ये। सो देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो एक तरह से अपनी मॉरल पोजीशन को साफ रखे, दूसरी तरह से अपने दृष्टिकोण साफ रहे कि इस देश को बेहतर कैसे बनाना है। काबिलियत तो है युवाओं में, लेकिन वो अपनी काबिलियत का नजारा दिखा रहे हैं राजनीति से दूर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कारोबार हो, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सिब्बल साहब वो लोग खींचे चले आते हैं जो किसी परिवार से आते हैं, जिनका सरनेम गांधी हो या कुछ और हो, पायलट हो, सिंधिया हो, क्योंकि वही एक जरिया है राजनीति में घुसने का। पार्टियां इस वक्त ऐसी हैं जो किसी ईमानदार आदमी को, जो कि राजनीति से दूर हो, उसको मौका ही नहीं देती या उसके लिए बहुत मुश्किल कर देती है राजनीति में आना और अपने लिए जगह बना पाना। लगता ऐसा है कि जब भी कोई उदाहरण देते हो आप, आपको कांग्रेस पार्टी हमेशा याद आती है। मैं बीजेपी के भी दूंगा। नहीं, उसका मैंने तो आपके उदाहरण की बात की। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ऐसा मौका हम नहीं देंगे। चलता रहता है। ये भी अपने नजरिए की बात है, ये भी चलता रहता है। खैर उसकी कोई बात नहीं। ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप आज के दिन हमारे कांग्रेस के नेता को देख लो, क्योंकि कांग्रेस की आप बात कर रहे हो। कई ऐसे नेता आपको खड़े दिखेंगे जिनके कोई परिवार में कोई राजनीति भी नहीं थी। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पे कौन सा परिवार राजनीति कर रहा था, ये बताइए आप मुझे। हमारा जो वाणिज्य मंत्री है वो किस परिवार से आए हैं? मैंने 2 उदाहरण तो आज को आपको दे दिए, लेकिन आज के उदाहरण तो आप ये तो हमेशा होता है। देखिए, आप पूछिए, जेटली साहब के दोनों बच्चे वकील हैं, मेरे दोनों बेटे वकील हैं, तो पॉलिटिशियन का बेटा वकील, पॉलिटिशियन क्यों ना बने? किसी को आपत्ति है? और ये होता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग आते हैं जो परिवार से जुड़े ये नहीं हो। और आज के दिन मैं समझता हूं कि कई ऐसे यंग लोग हैं जो आज के दिन राजनीति में आ रहे हैं और उनका किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं। येचुरी साहब, ये अक्सर कहा जाता है वंशवाद के पक्ष में कि आखिरकार वोटर है जो तय करता है कि किसी के बच्चे को चुनना है कि नहीं, और पहली दफा तो फिर भी मदद हो जाती है, दूसरी दफा वो अपने दम पर जीत के आता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों को जिनका सरनेम किसी एक ऐसे परिवार से आता हो जो राजनीति में? देखिए, ये जो माहौल आप जो बता रहे हैं, इसका एक अगर जड़ में जाना चाहते हो आप, तो ये एक बात को समझने की जरूरत है कि देश के अंदर समान आपकी फ्यूडल प्रक्रिया और वो कॉन्शियसनेस को पूरा हटा नहीं पाए। राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, ये सोच है, मतलब ये मानसिकता जो है वो अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं हटा पाए। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, इसको करना है। लेकिन इस माहौल में, जैसे आप बता रहे थे, मेरे को याद आ रहा, आप ही के ट्राइब के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने एक दिन सेंट्रल हॉल में अचानक आके हमसे कहा कि येचुरी साहब, आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए पार्लियामेंट से। मैं बोला, भाई क्यों? कहता, 500 घंटे की टेप्स जो है सुनाई गई और आपका नाम एक बार भी लिया नहीं गया। तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड है आपकी। तो अब क्वालिफिकेशन भी जनता के सामने। सवाल यह है कि इस सामाजिक व्यवस्था को जब तक आप नहीं बदलेंगे, इस तरीके की सोच जो है वो जब तक बनी रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पर सामाजिक व्यवस्था को कौन बदलेगा? राहुल जी, आप फूले के मुझे जमाने से, अंबेडकर के जमाने से, गांधी के जमाने से, नेहरू के जमाने से, हमेशा से कुछ लोगों ने पहल की, उसकी वजह से समाज बदला। समाज खुद नहीं बदलता। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे लोग ही ना हो जो पहल कर सके, जमाना कैसे बदले? इसलिए तो हम कह रहे थे ना, उम्मीद है, उसलिए तो हम है राजनीति में, बदलने के लिए तो है।
पूरी कोशिश तो वही कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदला जाए ताकि एक बेहतर, सच में अगर डेमोक्रेसी की बात लो कि डेमोक्रेटिक सोच से या चैतन्य से जो अगर वोट डालना है आपको, वो माहौल अभी तक आज ठीक ढंग से नहीं बना पाए। राम जी आप बताइए, हम किस परिवार से हैं? आप नहीं है, लेकिन मैं आपकी पार्टी में नहीं, तमाम ऐसे और लोग गिना दूं। आपने बात की, एक कोई आप हमारा तो उदाहरण कोई उठा ताल्लुक लें। ही नहीं है राजनीति से, कभी ताल्लुक रहा ही नहीं। लेकिन वास्तविकता है कि पार्टियां आजकल दूसरे लोगों को शामिल कर रही हैं, और सभी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आज के दिन एक कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन की वजह से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो सिस्टम में बदलाव आया है, उसमें राजनीतिक दलों पर मैं बहुत आपसे एक असर सवाल पड़ा पूछता हूं सिब्बल साहब, आप हाल का रिशफल उठा लीजिए। कई लोग मंत्री बने, उनमें से ज्यादातर वो थे जिनको प्रमोशन मिला, या युवा एमपी जिनको मंत्री बनाया गया, प्रमोट किया गया, जो किसी ना किसी परिवार से आते। अगर फर्ज कीजिए आप आ भी गए, आपको टिकट मिल भी गई, तो आपकी प्रगति इस पर निर्भर करती है कि आपके कनेक्शन कितने स्ट्रांग। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई परिवार की वजह से नहीं आया, उनकी अपनी क्षमता है, उनका अपना मेरिट है, उसकी वजह से आए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपके साथ। चलिए आपसे मैं तीनों से येचुरी साहब कुछ कहना चाहें। नहीं, सवाल ये है कि परिवार से क्यों आते हैं। मैं बोला ये सामाजिक व्यवस्था बदलने की बात जो कह रहे थे, इससे पहले वाली बात पे जा रहा हूँ। यहाँ पे तीनों जो बैठे हैं, शायद हमारे परिवार में से और कोई नहीं था राजनीति में, पता नहीं यार उनके परिवार से कोई था क्या नहीं। हम एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन राजनीति में आए हुए लोग हैं। अब ये भी हो रहा है साथ साथ, तो वही हम कह रहे हैं ना कि दोनों को देखिए आप, मतलब दोनों के अंदर वो जो अगर सिर्फ परिवार के आधार पर हो रहा तो गलत है, उसको बदलना है, लेकिन ये भी जो साथ हो रहा है इसी की वजह से परिवर्तन आएगी। चलिए मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूं। जेटली जी आपसे शुरू करते हैं। कौन सा एक नेता इस वक्त आपको देश में नजर आता है जो आप मानते हैं कि आदर्श नेता है? देखिए, मैं इस बहस को व्यक्तियों तक उलझाना नहीं चाहूंगा। किसी भी पार्टी, आपकी पार्टी से हो, दूसरी मैं इसको पार्टी से। व्यक्तियों तक उलझाना नहीं चाहूंगा कि उस व्यक्तियों के साथ ये हेडलाइन न्यूज आपकी दृष्टि से बन सकती है, और मैं उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज भी राजनीति में आदर्श बनने की दृष्टि से जिस व्यक्ति में क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, जमीन का आधार है, जिस व्यक्ति को इस देश की समस्याओं की कल्पना है, कंपैशन है, समाज में हर वर्ग को साथ ले जा पाने की एक क्षमता है, और देश की विभिन्न समस्याओं की चिंताएं हैं, और आपको बहुत अधिक नेता, ये जितनी भी समस्याएं अभी हमने गिनाई, ये दिल्ली की राजनीति में बैठकर ज्यादा नजर आती है। आप आज राज्यों में अगर चले जाएं तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के होते हुए, आफ्टर ऑल वामपंथी पार्टियों ने 2 राज्यों में सरकारें चलाई हैं, कांग्रेस ने कुछ राज्यों में चलाई हैं, हमारी कई राज्यों में है। आपको बहुत राज्यों के अंदर ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनकी अपनी राज्यों के आधार और अपनी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े आधार। आपने नाम नहीं गिनाया, क्या इस वजह से कि आपको नजर ही नहीं आता कोई? नहीं, मैं आपकी नीयत जानता हूं, मैंने इसलिए नहीं गिनाया। नहीं, नीयत जानते हुए भी आप बता दीजिए कौन आप मानते, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से आपने क्वालिफिकेशंस पेश की, शायद आप किसी को गिना ही ना। नहीं, मैं गिना पाऊंगा, लेकिन उपयुक्त समय पे मैं गिना पाऊंगा, इसलिए उपयुक्त समय की आप प्रतीक्षा कर लीजिए। सिब्बल साहब आप बताइए, कौन सा, आप प्रधानमंत्री लीजिए, किसी को भी लीजिए, आपके हिसाब से कौन है आदर्श नेता? तो मैं बताइए, आपसे हिसाब से कौन है आदर्श? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मेरे हिसाब से कई हैं। तो बताइए कौन है? तो आप बताइए क्यों? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कोई नहीं, मैं बताता हूं ना, मेरे हिसाब से कई हैं। और मैं आपको, जैसे अरुण जी ने कहा कि आप चाहें कि मैं किसी एक दल का नेता नेम करूं, दूसरी दल का दल नेम में बता दीजिए। मैं किसी भी दल का नेम, देखो मैं कहता हूं हर एक दल में ऐसा नेता है जिसकी डेफिनेशन आप वोटर को क्यों नजर नहीं आता? क्या वोटर को भी नजर नहीं आता? आपके कैमरे को नहीं नजर आ रहा, वोटर को तो नजर आ रहा है। दोनों ये बड़ी बड़ी बातें की, एक नेता नहीं गिनाया। कई ऐसे लोग हैं जो 6-6 बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी से जीते हुए हैं। वो करप्शन से नहीं जीतते, 6-6 बार। आप अगर लोकसभा की लिस्ट में चले जाओ, आपको कई ऐसे नेता मिलेंगे जो 6-6 बार अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से जीते, 9-9 बार जीते हुए। आपको सबसे आदर्श एंकर कौन लगता है? एंकर तो कहीं है, ये तो देखिए 3 जब इतने बड़े बड़े वकील बैठे हो, ये तो घुमा रहे सब। ये बता दीजिए फिर सबसे बेहतर एडिटर कौन लगता है? एडिटर अरुण पुरी बैठे, कहां पे? हमारे बॉस वहां बैठे। अब बहुत आदर्श
एडिटर हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब आप ही के शब्दों में, आज तक के चैनल के शब्दों में ये है, ये थे खबरी आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। यही जवाब है यार। दिलचस्प बात है, क्योंकि तीनों ने कोई भी नेता नहीं गिना। येचुरी जी, आप तो बताइए, आपकी नजर में है कोई आदर्श नेता? सब घुमा रहे हैं, गुगली फेंक रहे हैं हमारी तरफ, सीधे बैट से कोई बैटिंग नहीं कर रहा। नहीं, आज के दिन इस तरीके से व्यक्तिगत नाम लेने की, मतलब जो बात कपिल ने कही और जिन्हें कही बिल्कुल सही है, वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए, आदर्श नेता आज के दिन नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो उस तरीके के आदर्श नेता अभी आज की वर्तमान राजनीति में नहीं है। जिस तरीके के नाम आपने गिनाए थे पहले, गांधी, अम्बेडकर वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए, परिस्थितियों के आधार पर नेता बनते हैं, और वो परिस्थितियां जब बेहतर होती है, जब नेता अपने आप उभर आएंगे। परिस्थितियां बेहतर होंगी, कब तक हम इंतजार करेंगे? हम उसी कब तक हम इंतजार करेंगे एक आदर्श नेता? कल तक, मतलब जो भी मैं करो, इस परिस्थितियों को बदलना, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, आप आदर्श की तलाश में अगर चलोगे तो शायद आपको बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजनीति के संबंध में कहा जाता है, इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो इस देश में जो व्यवस्था बनेगी और आगे जिस प्रकार का, और वैक्यूम कभी राजनीति में होगा नहीं, राजनीति नेचर की तरह है, इट अबोर्स वैक्यूम, और इसलिए समय समय पर उभर कर लोग निकलेंगे। और इसलिए कहना कि आज प्रिडिक्शंस कर दीजिए, एंकर्स को तो ये सुविधा है, शायद ये सुविधा हम में से किसी को नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति का जमाना है, और ऐसे में वही आदमी आगे बढ़ेगा जो जोड़ पाए या तोड़ पाए। राहुल, मैं आपके लिए भी जोड़ तोड़ आवश्यकता नहीं है। राजनीति अपने आप से उभर कर अपनी प्रक्रिया में से नेता थ्रो अप करेगी। अब आप राज्यों के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। केंद्र में क्योंकि एक बाइफरकेटेड स्प्लिट पॉलिटी है, तो वो वहां की व्यवस्था क्या बनती है उसमें से। पर आपकी बात सुनकर जेटली जी, ये लगता ही नहीं कि आपको उम्मीद है कि आगे चल के परिस्थितियां बेहतर होंगी? आपको लगता है, फर्ज कीजिए अगले चुनाव में चीजें बेहतर होंगी? मुझे डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी की जो रिजिलियंस है, ताकत है, उसमें पूरा विश्वास है। और इसीलिए आपने कहा कि वो आदर्श नेता थे। उस आदर्श नेता जो आपने 50 वर्ष पहले के बतलाए, उनकी तुलना में, उनकी नीतियों की तुलना में ये देश बहुत आगे बढ़ा है। और इसलिए ये कहना कि ये देश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि नेतृत्व आदर्श नहीं है उनकी तुलना में, उस नेतृत्व के होते हुए भी शायद आज की नीतियां बेहतर हों। तो इसलिए इस देश की जो ताकत और रेजिलियंस है, उसके अंदर भी भरोसा रखिए। आप देखिए, आप अगर गांधी जी आज पैदा हुए होते तो कैसे नेता होते, मैं नहीं जानता। क्योंकि आप एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी नेता की आदर्श के बारे में बात करें, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप चेंज कर दो तो मालूम नहीं क्या होगा। अगर आप ये सवाल जनता से पूछें कि हिंदुस्तान में कौन आदर्श नेता है, एंकर से नहीं, जनता से पूछें, तो आपको कई जवाब मिल जाएंगे। चलिए आइए जनता से ही पूछते हैं। नहीं, ये जनता नहीं भैया, पूछने तो दीजिए। ये तो जनता है ही नहीं, यही जनता है। आइए कुछ सवाल फिर हम लोग अपने ऑडियंस से लेते हैं। पंडित जी को फोन। सबको नमस्कार। मैं बहुत सारे यहाँ पर पैराडाइम्स की बात हुई और डिफरेंट किस्म की पब्लिक की भी बात हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आज से कुछ साल पहले राजनीति में पॉलिसी प्रेशर ग्रुप्स हुआ करते थे। वो पॉलिसी प्रेशर ग्रुप्स अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन ग्रुप्स बन गए हैं। मैं बात कर रहा हूं बिग कॉरपोरेट हाउसेस की। ऐसे अक्सर खुलासे सामने आ रहे हैं जब ये बिग कॉरपोरेट हाउस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में या हमारे लीडर्स में उनके प्रति कुछ विशेष झुकाव उत्पन्न हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हर किस्म के प्रेशर ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट आज के बाद तो चर्चा ये हो रही है कि एनजीओज राजनीति चलाती हैं। जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही राजनीति चलाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि कॉरपोरेट हाउसेस और एनजीओज और सिविल सोसाइटी और बाकी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं हमारे पास आते हैं, मिलते हैं और अपनी राय हमारे सामने रखते हैं। लेकिन इतना आप विश्वास कर लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो या कोई भी हो, कोई ऐसे कॉरपोरेट हाउस की वजह से निर्णय नहीं होते, खासतौर पे
खास तौर पे जो बड़े बड़े निर्णय, जिसको देश के जो बड़े बड़े निर्णय हैं, कभी ऐसे प्रेशर ग्रुप में नहीं होते। हमारे कई ऐसे लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं जो कॉरपोरेट हाउसेस के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी वजह से क्या हिंदुस्तान की जो फैसले हैं उनकी वजह से होते हैं। मैं बिल्कुल ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात। येचुरी साहब, कैबिनेट में रिशफल होता है, आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं कोई उद्योगपति तय करता है कि कौन मंत्री क्या पद संभालेगा। आपके हिसाब से क्या इसमें हकीकत है? देखिए, इस तरीके के आरोप तो आए हैं, टेप्स में सुने हैं, मतलब वो सब कुछ तो हुआ है, लेकिन फाइनली हम समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, इस तरीके की प्रेशर में आकर इस व्यक्ति को इस मंत्रालय में बनाए, उस तरीके के प्रेशर के अगर सकम होते तो वो सरकार में नहीं रह सकते। ये प्रेशर्स होंगे जरूर, लेकिन वो प्रेशर्स के लिए सकम हुए आप, वो अलग बात है। मतलब वो हम समझते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन शिकायत हमारी जरूर है, उनकी इन्फ्लुएंस जो है बढ़ती जा रही है बेशक, और वो ठीक नहीं है हमारी राजनीति के लिए। क्योंकि लोग टेप सुनते हैं जेटली साहब, और उनको लगता है कि यहां तो सब मिले हुए हैं, बातचीत हो रही है, लॉबियिस्ट तय कर रहे हैं क्या होना है, कैसे होना है, देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। मुझे लगता है कि ये तो सच है कि समाज में विभिन्न ग्रुप हैं और कॉरपोरेट हाउसेस जिनका अपना इंटरेस्ट होता है, वो भी सरकार की नीति बने एक विशेष प्रकार की इसके लिए प्रयास करते हैं। ये कहना वो प्रयास नहीं करते ये अपने आप में गलत होगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कॉन्ट्ररी प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन राजनीति की अपनी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस देश में, और इसलिए राजनीति के भीतर जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, मान लीजिए कपिल मिनिस्टर हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हमारी अलग अलग पार्टीज हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अपनी पार्टीज के प्रति भी है, हमारी रोज की अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति, मीडिया के प्रति भी है कि छोटी सी गलती हो जाए और आप सवाल खड़े कर देंगे। हमारी अकाउंटेबिलिटी और इनकी अकाउंटेबिलिटी विशेष रूप से पार्लियामेंट के प्रति भी है, और फिर हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव आता है, जनता के प्रति भी है। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी और हमारी अकाउंटेबिलिटी की तुलना करोगे तो बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारी है, उसकी तुलना में आपकी बहुत कम है। तो प्रेशर ग्रुप्स होते हुए भी हमें बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देश की राजनीति के अंदर अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वक्त तंत्र को चुनौती दी जा रही है बाहर से। कहा यह जा रहा है येचुरी साहब कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, जानते हुए भी, और यहां तक कि दिग्विजय जी ने तो रिकॉर्ड पर यह कह दिया कि हम जानते हैं कि बीजेपी में नेताओं के बेटे, उनके दामाद क्या कर रहे थे, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है क्योंकि यहां तो सब सेटिंग है। तो इसको देखकर लोग बड़े परेशान हैं कि कांग्रेस बीजेपी जानती है कि उनके नेता क्या कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। ये इस तरीके की मैच फिक्सिंग जो है, मतलब वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, यार कई सारे जगह पर होती है, मतलब इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी को ही दोषम, लेकिन अपनी राजनीति में भी ये तो बात सही है, क्योंकि ये बातें कहना कि हमें पता है रिश्तेदार क्या कर रहे हैं लेकिन हम उसको बाहर नहीं लाएंगे, हम समझते हैं कि ये मतलब बहुत ही गलत प्रक्रिया है हमारे देश की राजनीति। अगर कोई गलत हो रहा है, बेशक किसी के भी रिश्तेदार हो, जो भी हो, उस गलती को रोकना है, और गलती जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। सिब्बल साहब, ये तो आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कैमरे पर कहा, खुले मतलब छिप के नहीं कहा, खुले तौर पे कहा कि हम जानते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है। मालूम वो क्या जानते हैं और क्या नहीं बोलेंगे, वो तो उनसे आप पूछिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की राजनीति में बड़े हल्केपन से आरोप लगते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आपको राजनीति में राजनीति कायम रखनी है, लोकतंत्र कायम रखना है, तो आप को बड़ी गंभीरता से ऐसी बात जनता के सामने रखनी होगी। आज के दिन कोई अखबार में कुछ पढ़ ले तो पार्लियामेंट बंद हो जाती है, और अखबार में कुछ पढ़ ले तो तुरंत टीवी के पास जाकर, एंकर के पास जाकर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ, दूसरा पहलू इसका यह है कि अगर वाकई में आपके पास तथ्य हैं, आपके पास दस्तावेज हैं कि किसी एक शख्स ने किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई गलत काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आपकी यह कर्तव्य है कि आप उस बात को उठाएं और जनता के बीच में ले जाएं और पार्लियामेंट में भी उठाएं। लेकिन आज की जो राजनीति है, और ये खास तौर पे आपकी चैनल्स की राजनीति, कि कोई कहीं से कुछ सुन ले तो 24/7 शुरू हो जाता है और उसको जवाब देने का भी मौका नहीं मिलता। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। क्यों होता है कि
संसद में बहस करने के बजाय विपक्ष आज की तारीख में पसंद यह करता है कि किसी तरीके से हल्ला हो जाए, शोरगुल हो जाए, संसद भंग हो जाए, काम ना हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे आरोप हैं, तथ्य हैं जिससे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप में इतने बेहतर वक्ता हैं, बावजूद उसके आप पसंद ये करते हैं कि संसद ना चले। आप इनसे क्यों सवाल, मैंने ये आरोप इन पे तो नहीं लगाया था कि आप उनके सवाल पूछ रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं, सेटिंग है। जब भी मेरा मैं कोई सवाल आरोप पूछता हूं, नहीं आप है। उनके बचाव में आ जाते हैं। मेरा कोई आरोप दूसरी बार नहीं आपने किया है सिब्बल साहब। देखिए, मैं इसके दो प्रश्न आपने पूछे, उसका जवाब देना चाहूंगा। केवल विपक्ष संसद को डिस्टर्ब करता है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, येचुरी जी भी उस सदन में है। 3 दिन से तो सरकार ने ठप करवाया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ विपक्ष ठप करवाती है संसद को, यह आपका आरोप अपने आप में सत्य नहीं होगा। लेकिन जो आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न था कि राजनीति के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप सब आ गए। अब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का एक रोल है, हम उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। मीडिया का एक रोल है, उसके साथ हमें जीवित रहना है। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि 2-3 कांड होंगे जो सचमुच में बहुत भ्रष्टाचार के कांड, उसमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मीडिया भी इन्वेस्टिगेट करता है, लोगों की कॉन्शियस भी उस पर प्रश्न पूछती है और वो स्टिक कर जाते हैं, उनमें तथ्य होगा। लेकिन मैं मान लूं कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो केवल स्कैम है, एक इस तरह का सिनिकल एटमॉस्फेयर बना देना, उससे देश नहीं चल सकता। और मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि देश की राजनीति एक जिम्मेवार की राजनीति हो। हमारे पास भी लोग इस तरह के कागज लेकर रोज आते हैं, विशेष रूप से जब हम विपक्ष में हैं। उसमें रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है, इसकी चॉइस हमें करनी पड़ती है। दुर्भाग्य यह है कि जो लोग इसको बार बार उठाते हैं और कई बार बिना तथ्यों के विषय को उठा देते हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन आप लोग अपने चैनलों के माध्यम से उनको दे देते हो। 1-2 बार वो ऑक्सीजन ना दीजिए तो उसमें सच्चाई कितनी है और सच्चाई कितनी नहीं है वो अपने आप तय हो जाए। चलिए, संजीव श्रीवास्तव सवाल पूछना चाहते हैं। एक सेकंड, माइक आ जाए। थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आदर्श नेता की बात राहुल ने करी कि आप तीनों एक मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय राजनीति अब पोलराइज हो रही है, 2014 के चुनावों में, 2009 के चुनावों में भी जो इंक्रीजिंग रोल क्षेत्रीय दलों का, रीजनल पार्टीज का है, तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम पार्टीज अपने आप को क्या थोड़ा मार्जिनलाइज महसूस कर रही है? किस तरह का भविष्य देख रही है? क्योंकि जैसे कल का वोट भी रीजनल पार्टीज ने डिसाइड किया, आने वाले समय में सरकारें भी शायद रीजनल पार्टीज डिसाइड करेंगी। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पहली बात तो मैं शुरू करूं? जी बेशक। पहली बात तो ये समझना होगा संजीव जी कि देश के अंदर जो सामाजिक विविधता है वो आपको राजनीति में प्रकट जरूर होगी, और ये प्रकट होना जो है कोई गलत काम नहीं। तो एक प्लूरैलिटी आपकी सोसाइटी में हो और एक मोनोलिथिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बने, वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। कुछ समय लगा, 40 साल लगे कि इस सोशल रियलिटी को राजनीति में उभर कर आना। तो ये वास्तविकता है देश। अब ये वास्तविकता को आगे भी पीछे अगर इतिहास को में देखें आप, कांग्रेस पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल को जो लीड कर रही थी वो अपने आप में इस विविधता का यूनिटी था। अब वो बिखर गई 60 सालों की आजादी के बाद, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। सो रीजनल पार्टीज का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, ये एक सच्चाई है। और मिले जुले सरकारों का ही प्रक्रिया होगी आने वाले दिनों में, एक सच्चाई है जो पिछले 15 साल से 96 से लेकर अगर आप देखेंगे तो वो वही व्यवस्था वो बनी रहेगी। तो इसके अंदर नेशनल पार्टीज की मार्जिनलाइजेशन की बात नहीं कर। नेशनल पार्टीज की अहमियत ये होती है कि जितने रीजनल पार्टीज को आप जोड़ेंगे एक नेशनल एजेंडा में, अब ये कॉमनैलिटी ढूंढनी है। अब कल जितने लोग, कल की बहस ले लीजिए, जितने लोग एफडीआई के खिलाफ बोले अगर वो सब सही ढंग से वोट डालते तो सरकार हारती। लेकिन वो किस वजह से बदले, क्या किया, मतलब वो सब अलग अलग बात है, मतलब उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। लेकिन नेशनल पार्टीज की रोल और उनके सामने ये चुनौती है कि वो ये रीजनल एस्पिरेशंस को जोड़ते हुए एक नेशनल एजेंडा सामने रखें, जिसके आधार पर उनको भी साथ लेते हुए एक परिवर्तन जो है देश के अंदर बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए लिया है। और वो अभी तक उस तरीके की बातें उभरी नहीं है, लेकिन उभरेंगी। सिब्बल साहब, सीताराम जी ने कल का उदाहरण लिया तो मैं
छोटी सी बात रख दूं कि कल ही की बहस में एक चिट्ठी के बारे में बताया गया कि एक राजनीतिक दल जो पंजाब में बैठे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी हमारी सरकार को, हम मल्टी ब्रांड रिटेल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, इससे लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग आएगा, किसान का फायदा होगा, पूरी तरह से हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो उसी राजनीतिक दल ने अपोज किया। तो ये हमारी इस किस्म की राजनीति है। और जो सवाल आपने पूछा, अगर उसको आप जड़ तक देखें तो उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो 120 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, सपने साकार कर पाए। अगर आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए तो विश्व में वो जनसंख्या में नंबर 6 पे आएगा। अब एक देश, एक मतलब कि उत्तर प्रदेश एक देश में देश है, उसकी जनसंख्या को हम हर तरीके से उनकी आकांक्षाएं को, सपनों को साकार करें, वो संभव नहीं है, कोई भी नेशनल पार्टी नहीं कर सकती। और इसी वजह से विभिन्नता है और यह विभिन्नता रहेगी जब तक राजनीति में राज्य स्तर पे जनता ये तय नहीं करेगी कि जब देश को चलाना है तो हमें केवल एक ही राजनीतिक दल को वोट देना चाहिए ताकि वो देश चला सके। ये अभी सोच उन प्रदेशों में पैदा नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसी ना किसी दिन ये सोच पैदा होगी। जब जनता तय करेगी या तो हम इस दल को, राष्ट्रीय दल को वोट देंगे या उस राष्ट्रीय दल को वोट देंगे। जेटली साहब, देखिए, राजनीति के एजेंडा में एक परिवर्तन आया है। आजादी के पहले 20-30 साल जो प्रमुख एजेंडा था वो था इस देश की एकता, यूनिटी, सॉवरेनिटी। दूसरा एजेंडा था डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व करेगी। लेकिन जब ये दो खतरे दूर हो गए, पिछले 20-30 साल में एक नई परिस्थिति आई है कि क्षेत्रों की जो उम्मीदें थी, रीजनल एस्पिरेशंस थी, उन्होंने दम पकड़ा। और इसलिए फेडरल पॉलिटी की जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, इस देश में बढ़ी है। और जब से उस फेडरल पॉलिटिक्स की और रीजनल एस्पिरेशंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, तो रीजनल पार्टीज का एक इमर्जेंस हुआ। और इसलिए एक बिग हार्टेड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, दोनों नेशनल पार्टीज को करनी पड़ेगी। इसमें क्षेत्रीय दलों को आपको रीजनल अलायंसेस में अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब संजीव का प्रश्न यह था कि क्या वो डोमिनेट करेंगे। मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकारें मिलीजुली रहेंगी, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक स्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए। वो स्टेबल न्यूक्लियस वो नहीं हो सकता जिसकी 10, 15, 20, 25 सीट संसद के अंदर हो, उसकी सीटें 150 से 200 तक हो और बाकी उसके साथ चले और एक वायबल कोएलिशन उसमें बन सकता है। लेकिन रीजनल पार्टीज डोमिनेट करेंगी, अपने आप में संभव नहीं है। कल जो हुआ, कपिल ने कहा, मैं उसको बहुत विचित्र इसलिए मानता हूं क्योंकि ये जो नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का इमर्जेंस है, ये उसका प्रतीक था। और इसमें अगर रीजनल पार्टीज की केंद्र की सत्ता में एक भागीदारी रहने वाली है, तो थोड़ी सी गवर्नेंस की दृष्टि से सिद्धांतवादी वैचारिक राजनीति उनको करनी पड़ेगी। जो कल हमने देखा वो केवल इतना था कि हम प्रवचन करने को तैयार हैं, लेकिन प्रहार करने से डरते हैं। इसलिए उन दोनों पार्टियों ने ये जो एक चित्र दिखलाया, ये कोई गवर्नेंस में केंद्र की पार्टिसिपेशन की मैच्योरिटी है, वो अपने आप में नहीं। मैच फिक्स कर लिया आपने? नहीं मुझे मालूम किसने मैच फिक्स किया, चाहे ऑपोजिशन ने किया या हमने किया, ये तो अब जनता ही बताएगी। लेकिन ये भी ऐसे भी आरोप अरुण जी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हम जवाब भी दे सकते हैं जो मंच पे मैं देना नहीं चाहता। लेकिन ये संकेत दोनों पार्टियों ने जरूर किया। पर सिविल, एक मिनट, मुझे जवाब देना चाहिए। आपकी थोड़ी सी क्षमता रहेगी तो मैं भी जवाब दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि उन दो पार्टियों ने क्या संकेत दिया कि हम एफडीआई के तो खिलाफ हैं, लेकिन हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं। ये ना कहीं मान जाना कि 2014 में हम आपकी सपोर्ट करेंगे।
मुलायम सिंह जी ने क्या कहा, और इसीलिए ये मुद्दे में मैं चाहता था कि ऐसी बहस इस मंच पे हो जो ये विवादों के हट के हो, क्योंकि बड़ी अच्छी बहस चल रही थी। तो उन्होंने ये संकेत दिया मुलायम सिंह जी ने कि आने वाले दिनों में या आप हमारे साथ होंगे या हम आपके साथ होंगे। तो संकेत दे दिया उन्होंने कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मैं समझता हूं कि आप यहीं इस बहस को आगे मत बढ़ाइए, कोई ऐसी बातें करिए। एक बात मैं कहूं, और यही मायावती ने संकेत दे दिया। उन्होंने इसलिए ये भी आपको कपिल दे दिया कि एफडीआई लाओगे तो वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप रहोगे नहीं फिर। ये तो आपको गलत फहमी है। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये आप सोचते थे 2004 में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जनता ने आपको बता दिया और 2009 में भी बता दिया। खैर ये अफसोस की बात है कि किन कारणों से जो राय अपनी देते हैं उस राय के उल्टा वोट डालते हैं लोग। अब ये बताएं कि बीजेपी के साथ हम नहीं जाना चाहते। अरे बीजेपी के साथ 5 साल तो अब मंत्री रहे हैं डीएमके वाले। बीजेपी के साथ बीएसपी की समझौता आगे हुई मुख्यमंत्री बनने के लिए यूपी में। अब आज के दिन जो है सडनली ये सवाल ये कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म का था ही नहीं, सवाल ये था एक आर्थिक नीति का। अब उसके ऊपर आप बताइए वो सही है या गलत। गलत है वो बोलते हैं लेकिन किए कुछ और। सिब्बल साहब, ये सीबीआई भी कमाल की जादू की छड़ी है। जैसे आप चलाते हैं, मतलब डीएमके, एसपी, बीएसपी पहले के मुखालफत करते हैं कि नहीं नहीं एफडीआई का समर्थन नहीं, लेकिन वोट वो आपको डालते हैं। सीबीआई ने अडवाणी जी को बचाया, उसी सीबीआई ने एफआईआर खत्म किया। आप काहे को ये सब बातें जनता के सामने दोनों मेरे से दोहराना चाहते हो? सवाल ये है कि दोनों इस्तेमाल करते तो आप ये सब आप छोड़ दीजिए। मैं नहीं समझता कि आज के दिन हमारा। तो आप मानते हैं कि सीबीआई ने अडवाणी जी को बचाया? मैं मानता हूं, नहीं मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सीबीआई अपना काम करती है जो करना चाहती है। आपने कहा कि सीबीआई ने अडवाणी जी को बचाया, क्योंकि आपने बात कही ना, आपने सीबीआई की बात की तो मैंने कहा कि यही बात रखी, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस मंच पे कोई विवाद की बात हो। नहीं, विवाद की एक बात खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का दुरुपयोग आप कहते हैं हमने भी किया, आपने भी किया। मैंने नहीं कहा, तो मैंने आपकी बात की, अपने नहीं मैंने कहा। इसलिए क्यों नहीं आप मान जाते कि सीबीआई को सरकार से हटाकर किसी निष्पक्ष प्रक्रिया में दे दें? आपने क्यों नहीं किया अरुण जी? आप बताइए, आपने क्यों नहीं किया? आप तो लॉ मिनिस्टर थे। क्योंकि आप तो लॉ मिनिस्टर थे। पिछले 10 साल का अगर अनुभव यह है कि सीबीआई देश का वोट तय कर रही है, वोट संसद में हो रहा है, कौन वोट डालेगा कि नहीं डालेगा वो सीबीआई की चार्जशीट पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक इट एन इंडिपेंडेंट। So who has said, well, this is your allegation and it is again without truth, and I can say it for a fact because I am in government. I know the relationship between the government and the CBI. It is far from the truth, and if you want to make an allegation, you can make an allegation. चलिए, अब ये दोनों सरकारों में थे, सरकारों में है, और वो ही बता पाएंगे वो ही बता पाएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं कैसे नहीं। सवाल ये है कि लेकिन एक बात उसी पे झगड़ा था लोकपाल बिल के सवाल पर कि सीबीआई को इंडिपेंडेंस दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के इश्यू पर, और उसी झगड़े पर अभी तक राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया। देखिए मतलब किस तरीके से ये बात खत्म करने से पहले अब तक मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर एक जहां भी कोई भी राजनीतिक दल आज के दिन राज्य कर रहा है, क्या हम तीनों आज के दिन ये जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि वहां की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उस राज्य में हम उसको पूरी स्वीकृति देंगे, पूरी इंडिपेंडेंस देंगे? फिर तो मैं बात मान लूंगा। नहीं तो आप ये क्यों कह रहे हैं? पहले आप नहीं, ये जो बात मंच के बैठ के हो रही है, पहले आप अपने राज्यों में लागू करो ना, जहां आप सत्ता में हो, फिर आप नैतिकता की बात करो। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट हो पॉलिटिकल मशीनरी से, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप घोषणा कर नहीं, आप करिए ना, आप बात तो आप कर रहे हैं सीबीआई की, आप अपना मध्य प्रदेश में लाइए कानून, आप लोकपाल कानून वही मध्य प्रदेश में लाइए, क्यों नहीं लाते? यहाँ आप लोकपाल चाहते हैं लेकिन अपने राज्यों में नहीं चाहते। नहीं, पर जेटली साहब, ये तो रियलिटी है। पिछले 8 साल से गुजरात में लोकपाल भी नहीं बना। देखिए, इसलिए नहीं है क्योंकि एकमात्र राज्य है जहां पर ये प्रक्रिया लाना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बगैर बनेगा। देखिए, 8 साल से नहीं, ये नहीं हुआ। इसलिए तथ्य देख लीजिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आप स्टेट का ढांचा बनाना चाहते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के, तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। पर कोर्ट भी कह चुका है। देखिए, कोर्ट में अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और किसी दूसरे राज्य में यह नहीं हुआ कि बिना स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को पूछे हुए राज्यपाल नोटिफाई कर देगा। यह आरोप बिल्कुल गलत आरोप है, क्योंकि यही तो रिकमेंडेशन जज साहब ने दी थी
और वो रिकमेंडेशन मानी गई। देखिए, जज साहब की रिकमेंडेशन दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री मांगता है। ये मुख्यमंत्री और जज साहब की कन्वीनियंट रिकमेंडेशन हो जाए और इलेक्टेड यहां तो मुख्यमंत्री कभी जज साहब की बात मानता ही नहीं। ये कहीं और नहीं हुआ। एक बात बताइए, मैं समझता हूँ जनता को भी जानकारी की जरूरत है। ये लोकायुक्त का नियुक्त करने की निर्णय जो कानून जो बनी गुजरात में, वहां की गुजरात की असेंबली ने बनाया ना? गुजरात के असेंबली ने बनाया ना? नहीं, गुजरात असेंबली ने बनाया और वो कानून ड्राफ्ट लॉ है जो सारे देश के अंदर है। हर राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर उसको इनिशिएट करता है। गुजरात में आप सिद्धांत बनाना चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर को बाईपास किया जाएगा। दिस इज नॉट चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन हुई और कोर्ट ने तय किया कि जो गवर्नर ने कहा वो, अरे अब आई नो इट इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज अ जजमेंट अगेंस्ट यू टुडे, एटलीस्ट इंप्लीमेंट इट। यू हैव नॉट हैड अ लोकपाल इन 10 years इन गुजरात बिकॉज ही डजंट वांट टू बी अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। आप ये तो चलिए, खत्म करने से पहले अब तक हमने बात की इतिहास की, हमने वर्तमान परिस्थितियों की बात की। मैं 2014 की तरफ देखना चाहता हूं और सिब्बल साहब से शुरू करूंगा, क्योंकि नेताओं से हमने शुरू किया, नेताओं पे ही खत्म करते हैं। आदर्श नेताओं की बात की शुरू में हमने राहुल गांधी को लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करना शुरू कर रही है आहिस्ता आहिस्ता कि पार्टी का भविष्य राहुल गांधी है। लेकिन जितने भी संपादकीय लिखे जा रहे हैं, हम भारत में हो बाहर हो, इकोनॉमिस्ट ने हाल में कहा कि अब तक उन्होंने ना कुछ ऐसा किया है ना कहा है जिसको देखकर लोगों में यह विश्वास आए कि वाकई में यह आदमी आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना? ऐसा पहले तो मैं समझता हूं कि राहुल जी 2014 में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कांग्रेस पार्टी का कौन नेतृत्व संभालेगा, ये हम पे छोड़ दीजिए और 2014 का इंतजार कीजिए। नहीं, पर मैं सवाल फिलहाल पूछ रहा हूं उनकी योग्यताओं पर, उनकी क्षमताओं पर। प्रधानमंत्री बने ना बने वो हम किनारे पे छोड़ते हैं। देश का बड़ा नेता बनने की योग्यता है कि नहीं? देश के बड़े नेता उभरेंगे, कांग्रेस पार्टी से ही उभरेंगे और 2014 में आपको दिख जाए। पर ऐसा क्यों है कि सवाल पूछना भी नहीं? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया। क्या उन्होंने किया? व्यक्तिगत सवाल पूछेंगे, मैंने आपको जवाब दे दिया कि जो कांग्रेस पार्टी का नेता होगा, नेतृत्व होगा, वो आपके सामने आ जाएगा और 2014 में आपको दिख जाएगा और उसका नतीजा भी आपको दिख जाएगा। जेटली जी, कुर्सी एक है, बीजेपी में दावेदार तमाम। हाल में सुषमा जी का एक बयान आया जब वो गुजरात गई, उन्होंने कहा कि तमाम नेताओं में नरेंद्र मोदी में वो योग्यता है, काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की। मेरा सवाल आपसे बहुत सटीक, बहुत साफ है। आपके हिसाब से सेकंड रंग जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनमें क्या आप ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी सबसे अव्वल है? आपने जो बातें बताई योग्यताओं की, जन आधार की, पॉपुलैरिटी की, आपको लग रहा है पार्टी किसको सबसे योग्य मानेगी और किसको नेता बनाएगी वो पार्टी तय करेगी। टेलीविजन कार्यक्रम में या आपके इंटरव्यू के अंदर वो तय नहीं होता। आपका क्या मानना? इसलिए हमारे बहुत नेता हैं जिनमें क्षमता है। मोदी जी ने अपनी क्षमता इस्टेब्लिश कर दी है, बार बार चुनाव जीतते हैं, अच्छा प्रशासन चलाया है। लेकिन पार्टी का और एनडीए का नेता कौन होगा उसकी एक व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक हम तय करेंगे। आपके हिसाब से पार्टी को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि अगले चुनावों के लिए नेता कौन होगा? निश्चित रूप से इस विषय के ऊपर भी पार्टी तय कर लेगी, लेकिन ये निर्णय पार्टियों में होते हैं, टेलीविजन कार्यक्रमों के दौरान नहीं होते। आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा तब होता है जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का, जब एक नेता दिखाया जाए देश को? देखिए, इन सब विषयों के ऊपर स्वाभाविक रूप से हम अक्सर प्रोजेक्ट करते हैं और इसलिए प्रोजेक्ट करें इसकी आवश्यकता भी हो सकती है। पार्टी अन्यथा निर्णय भी ले सकती है, लेकिन यह निर्णय स्थिति के मुताबिक पार्टी लेगी। नरेंद्र मोदी के नाम का जब जिक्र होता है, कहा जाता है कि वो देश को विभाजित करते हैं, देश को जोड़ते नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो देश चला सकते हैं? किसी भी नेता के लेकर उसकी तारीफ भी हो सकती है, उसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उनकी तारीफ करने वाले भी बहुत गुण हैं और उनमें से कुछ लोग गुण तो ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होकर, राजनीतिक गुण, प्रशासनिक गुण जो स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। नहीं, जैसे सुषमा जी ने कहा कि उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी में वो तमाम गुण हैं एक अच्छा प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या आप भी ये मानते हैं? गुण वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन कौन हमारा नेता बनेगा ये पार्टी उपयुक्त समय पे। सवाल का परिप्रेक्ष्य यह है कि गुजरात चलाना और देश चलाना अलग है। गुजरात चलाना आसान है क्योंकि वहां पर जो वोटिंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, वो अलग किस्म की। आप किसी तरीके से भी हमारा नेता कौन होगा अगर पूछने की कोशिश करेंगे तो आपको उत्तर उपयुक्त समय पे ही मैं दूंगा, आज नहीं देने वाला हूं इस कार्यक्रम में।
चलिए, अब किसी वकील से आगे बढ़ पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। येचुरी जी, आपको लगता है कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियों को प्रोजेक्ट करना चाहिए नेता 2014 का? देखिए, प्रोजेक्ट करना हमारे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, ना होनी चाहिए। जो जीत के आएगा, उनके पास जो संख्या होगी, वो जीते हुए एमपीज तय करेंगे उनका लीडर कौन होगा। ये होनी चाहिए हमारे जनतंत्र में। और कौन से पार्टी का कौन होगा, वो जो है वो पार्टियां तय करेगी। चलिए, एक आध सवाल हम लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं, क्योंकि येचुरी जी, जेटली जी को जाना है, संसद में बयान देना है। राहुल यहाँ पे हैं, राहुल सवाल पूछना चाहते हैं। एक सेकंड, माइक। नमस्कार। आपने बात करी कि एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें दिखी जो नैतिकता के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर, मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज़ के ऊपर। एक ज़माना था जब हमारी राजनीति चलती थी, आरोप लगने की कोई इंतज़ार नहीं करता था, उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि उनके जहन में उतार चढ़ाव होता था और वो छोड़ देते थे गद्दी को। आज की तारीख में हम देखते हैं लाखों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, और जो नेतागण जो कुर्सी पर बैठे हैं, जिनकी जवाबदेही है, जिनकी उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो लेवल्स हैं, वो आज की तौर पे देखा जाता है कि बिल्कुल नाम मात्र है। तो आपकी तीनों पार्टीज कोड ऑफ एथिक्स लाने का कुछ सोचती हैं? कोई मोरालिटी और एथिक्स के बारे में कोई डिस्कशन होती है? और आम जनता जो चाहती है, जो त्रस्त है, जो आज की डेट में, चाहे वो मीडिया परसेप्शन हो, थोड़ा बहुत मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें तथ्य हैं। चलिए, तो एक चीज ये कि हम सिर्फ लीगैलिटीज पे, क्योंकि आजकल सारे नेता जो हैं मोस्टली लॉयर्स ही होते हैं, और सारे जो मंत्रीगण हैं वो भी मोस्टली लॉयर्स ही होते हैं। मैं नहीं हूं भाई, आप एक्सेप्शन हैं, पर बहुत सारे, मैं भी एक लॉयर हूं, मैं उसी फ्रेटर्निटी से हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं। तो क्या हम लीगैलिटीज के ऊपर, और आप सबको, आपसे ज्यादा तो बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारा लीगल स्ट्रक्चर कितना, चलिए, सक्षम जाना भी है इनको। 20-20 साल लग जाते हैं, तो क्या जेटली हम साहब, वेट करें कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए क्या नेताओं का, पार्टियों का? देखिए, ये कोई लिखित कोड ऑफ एथिक्स नहीं होता, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी छवि के बारे में, इमेज के बारे में चिंता करती है। उसके साथ साथ उसको यह भी लगता है कि कोई आरोप लगा दे और उसको हम साबित मान ले, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। लेकिन परसेप्शन क्या है, उस आरोप में तथ्य क्या है, पार्टीज बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, ऐसा नहीं होता। पार्टीज को जनता के भीतर काम करना पड़ता है। एक सामान्य वकील को जनता के भीतर काम नहीं करना पड़ता। पार्टीज को जनता के प्रति एक रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और अगर जनता किसी को मानती है दोषी परसेप्शन में, तो पार्टी उसके प्रति बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाएगी। कभी पार्टी ऐसा रवैया ले नहीं सकती, इसलिए पार्टीज भी उसको लेकर रिस्पॉन्ड करती है। पार्टीज के भीतर भी एक चर्चा गंभीर रूप से होती है। बिल्कुल सही कहा अरुण जी ने कि पार्टी के भीतर भी चर्चा होती है, और हमें तो यहां तो इलेक्शन की ऐसी प्रतिक्रिया है कि हर 6 महीने के बाद किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन जाना होता है, और हर 5 साल के बाद संसद का इलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी हर एक पार्टी चिंता करती है कि भाई ऐसा ना जनता के विश्वास हमारे पे उठ जाए, अगर जनता सोचे कि ये पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो पार्टी इस पे चिंता करती है और पार्टी अक्सर कदम उठाती है। और मैं तो पिछले ही कुछ दिनों के, महीनों के उदाहरण दे सकता हूं कि हमारी पार्टी ने कदम उठाए जहां हमने समझा कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और हमें कदम उठाना चाहिए, हमने उठाए। देखिए, आपकी बात से मेरी पूरी सहमति है कि गिरावट बहुत बड़ी तौर पर आपकी नैतिकता में, राजनीतिक नैतिकता में आई है, और उसके खिलाफ लड़ना है, उसके लिए चिंता है। हमारी पार्टियों में सबके अंदर वो बहस जरूर होता है। सवाल यह है कि उसको रोके कैसे, यहां पर आ जाते हैं सवाल। कोई बड़ा चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, छोटा मोटा भी हो भ्रष्टाचार, वो नहीं होनी चाहिए राजनीति। अब उसको रोका कैसे जाए, वहां पर अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गिरावट, काफी गहरा गिरावट आई है राजनीतिक नैतिकता में, और उसको रोके बिना देश के अंदर जनतंत्र की हालत बहुत बेहतर नहीं हो सकती। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी बिरादरी के हो, क्या आप समझते हो कि सारी वकालत में कोई गलत काम नहीं होते?
तो फिर आपने कुछ एडवोकेट्स की कोई ऐसा कोड ऑफ एथिक्स बनाया है जिस पे एडवोकेट्स लागू रखते हैं? मेरी बड़ी रेडिकल व्यूज हैं जी। मेरे हिसाब से तो बार काउंसिल ही नहीं होनी चाहिए, पर आप लोगों ने बार काउंसिल बनाई है और बहुत नेता भी हैं। तो फिर आप बन के आओ एक ना। अलग बहस का मुद्दा है, यहाँ पर वक्त का अभाव मेरे है। हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स जुडिशरी से शुरू होना चाहिए, वकीलों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माए बाप हैं और आम जनता जो है उनकी तरफ देखती है। करिए ना। तो आप करिए, आप में क्षमता है, हम में तो क्षमता नहीं, हम तो आम आदमी हैं। अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल साहब, सीताराम येचुरी जी, आप शुरुआती एजेंडा आज तक में आए, इस कार्यक्रम की शुरुआत आप तीनों से हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी दिलचस्प बहस अब राज्यसभा में भी होगी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।